हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग विश्व इतिहास में जर्मनी के एकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले बच्चों हमने इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ा कि इटली किस तरह से विभिन्न भागों में विभक्त था। वहाँ पर अलग अलग राजवंशों का, अलग अलग देशों का शासन था। किस प्रकार वहाँ के सुधारकों, नेताओं के कारण उन सभी भाग का इटली के राज्य में शामिल हुए, उनका एकीकरण हुआ। उसी प्रकार जर्मनी भी के विभिन्न क्षेत्रों पर अलग अलग शक्तियों का नियंत्रण था। उन सभी शक्तियों के प्रभाव को समाप्त कर उनको किस प्रकार एकीकृत रूप में शामिल किया गया, उसका अध्ययन हम जर्मनी के एकीकरण में करेंगे। जर्मनी की स्थिति देखें तो फ्रांस की क्रांति से पूर्व जर्मनी कई राज्यों में विभक्त था। जर्मनी के शेल्स्विग और होल्स्टीन राज्य डेनमार्क के अधीन थे। 39 जर्मन राज्यों का संघ ऑस्ट्रिया के पास था। 16 जर्मन राज्यों का जो राइन संघ था वो फ्रांस के अधीन था। इस तरह से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जर्मनी का कोई अस्तित्व नहीं था। उसके विभिन्न राज्यों पर विदेशी शक्तियों का नियंत्रण था। जो जर्मन राज्यों की संसद थी, डाइट फ्रैंकफर्ट में स्थित थी, उस पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था। इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के पास थी। इस तरह से जर्मनी की स्थिति बहुत खराब थी। नेपोलियन ने 1806 में जब पवित्र रोमन साम्राज्य का अंत किया तो सभी जर्मन राज्यों को मिलाकर एकीकृत राज्य राइन राज्य संघ का निर्माण किया। लेकिन जब नेपोलियन का पतन हुआ और वियना सम्मेलन को बुलाया गया तो उस समय बाद जर्मनी को 39 राज्यों में विभाजित करके एक शिथिल संघ का निर्माण किया गया, जिसे जर्मन परिसंघ कहा गया। इस संघ के निर्माण का उद्देश्य यह था कि जर्मनी में राष्ट्रीयता की भावना का कभी भी विकास नहीं हो सके। इसके लिए ऑस्ट्रिया के सम्राट को इस परिसंघ का अध्यक्ष बनाया गया और प्रशा के सम्राट को इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। फ्रैंकफर्ट में संघ की एक संसद बनाई गई जिसे डाइट कहा गया, लेकिन इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया को सौंप दी गई। इस तरह से हम देख रहे हैं कि वियना संधि के माध्यम से, सम्मेलन के माध्यम से फ्रांस के साथ साथ जर्मनी की स्वतंत्रता को, राष्ट्रीयता को दबाने के पूरे प्रयास किए गए और उसके विभिन्न भागों को विदेशी शक्तियों को सौंप दिया गया। इस तरह से जर्मनी की स्थिति थी। अब हम देखेंगे कि इसके एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, जिसके कारण इसका एकीकरण करना बहुत मुश्किल था। ऑस्ट्रिया का विरोध। ऑस्ट्रिया जर्मनी के एकीकरण का सबसे कट्टर विरोधी था, क्योंकि उसके साम्राज्य में कई जातियों के लोग वहाँ पर निवास कर रहे थे। इसका जो हमने पढ़ा कि 39 जर्मन राज्यों का जो संघ था उस पर ऑस्ट्रिया का ही अधिकार था। इसके अतिरिक्त विभिन्न जर्मन राज्यों में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक असमानताएं, ऑस्ट्रिया का हर क्षेत्र में हस्तक्षेप, रोमन साम्राज्य का प्रभाव, जर्मन राज्यों में कमज़ोर सैनिक स्थिति, बौद्धिक जागृति का लोगों में अभाव, विदेशी शक्तियों की जर्मन के मामलों में रुचि, प्रशा की संसद में उदारवादी नेताओं की समस्या। क्योंकि क्या था बच्चों कि जो प्रशा की संसद थी उसमें उदारवादी नेताओं का बहुमत था और ये केवल प्रस्ताव पारित करके सुधारों की मांग पर चलते थे। यह एकीकरण के लिए कुछ कठोर कदम उठाने वाले नेताओं में से नहीं थे। छोटे छोटे जर्मन राज्यों ने इस लगातार एकीकरण का विरोध किया और जो मुख्य समस्या थी यहाँ के शासक फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ की समस्या थी। यह ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग वंश के प्रति सहानुभूति की भावना रखता था। तो किसी भी तरह से इसके शासनकाल में बच्चों जर्मनी के एकीकरण की आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यह ऑस्ट्रिया के प्रति सहानुभूति रखता था। इसके काल को प्रशा के इतिहास में अंधकार का युग कहा जा सकता है।
इस समय यदि एकीकरण का कार्य करना था तो प्रशा को एक अच्छे नेता और संगठित और अनुशासित सेना की बड़ी आवश्यकता थी। अब हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण में विलियम प्रथम की क्या भूमिका रही, किस तरह से उसने जर्मनी के एकीकरण के कार्य को आगे बढ़ाया। हम अभी तक पढ़ रहे थे कौन था शासक प्रशा का, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। इस समय क्या हुआ, 1848 में फ्रैंकफर्ट में जर्मन राज्यों की एक राष्ट्रीय संसद आमंत्रित की गई। इस संसद के दो मुख्य नारे थे, एकता और स्वतंत्रता। इस संसद में यह निर्णय लिया गया कि निर्वाचन के माध्यम से एक आम संसद बुलाई जाए जिसमें पूरे जर्मनी का प्रतिनिधित्व हो, और निर्वाचन कैसे हो, सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर हो। इसके लिए ऑस्ट्रिया ने अवरोध भी उत्पन्न करा, लेकिन फिर भी संविधान का निर्माण कर लिया गया। लेकिन जो प्रशा का सम्राट था फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, वो निरंकुश राजतंत्र का समर्थक था बच्चों, तो उसने किसी भी स्थिति में उस संविधान को स्वीकार नहीं किया। तो इस तरह से जो फ्रैंकफर्ट संसद का जो प्रयास था सुधार करने का, वो असफल रहा। इसी समय 1858 में सम्राट फ्रेडरिक विलियम की मानसिक स्थिति कुछ खराब हुई और 1861 में उसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद 1861 में विलियम प्रथम प्रशा का नया सम्राट बना। विलियम प्रथम प्रशा के एकीकरण का, प्रशा की अध्यक्षता में जर्मनी के एकीकरण का कट्टर समर्थक था, और इसी के प्रयासों के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसने सबसे पहले अपने सैन्य सुधारों की तरफ ध्यान दिया, क्योंकि उसका मानना था कि प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण संभव हो सकता है, लेकिन प्रशा का भविष्य सैन्य शक्ति पर ही निर्भर करता है। उसका मानना था कि ऑस्ट्रिया को यदि प्रशा से बाहर निकालना है तो प्रशा की सैन्य शक्ति को दुगना करना होगा। उसने वान रून को अपना युद्ध मंत्री और वान मोल्टके को अपना सेनापति नियुक्त किया, और उसके बाद अपने सैन्य सुधारों की ओर ध्यान दिया। अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण को 2 वर्ष के स्थान पर उसने 3 वर्ष किया। युद्ध मंत्री और सेनापति के रूप में योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की। 39 नई सैनिक टुकड़ियां तैयार की। 10 घुड़सवारों की टुकड़ी स्थापित करी। प्रशा, लेकिन जो संसद का प्रथम सदन था, प्रतिनिधि सभा, इस सैनिक योजना के विरुद्ध था। इस सदन ने प्रथम वर्ष तो धन की स्वीकृति प्रदान कर ली सैनिक सुधारों के लिए, लेकिन अगले ही वर्ष 1862 में धन देने से उन्होंने मना कर दिया। इस स्थिति में क्या हुआ कि प्रशा की संसद में उदारवादी नेताओं का बहुमत था। ये राजा की आंतरिक और विदेश नीति पर नियंत्रण रखना चाहते थे, और ये किसी भी तरह से विलियम प्रथम के सैन्य सुधारों के लिए जो धनराशि थी, बजट था, वो उपलब्ध नहीं करवाना चाहते थे। तो 1862 में विलियम प्रथम ने प्रशा की संसद को भंग कर दिया और पुनः क्या करा, चुनाव करवाए। लेकिन चुनाव के बाद भी उदारवादी नेताओं को बहुमत मिला और उन्होंने वापस से जो उसके सैनिक सुधार थे उसका विरोध किया। तो इस स्थिति में अब फ्रेडरिक विलियम के सामने 3 तरह के विकल्प थे। संसद को पुनः भंग कर दे और तानाशाह के रूप में शासन करे, जैसा उसके भाई ने किया था। सैनिक सुधारों को समाप्त कर दे, जैसा कि उदारवादी नेता कहते आए थे। तीसरा था अपने पद को त्याग दे, इस्तीफा दे दे। विलियम प्रथम ने तीसरा विकल्प चुनकर इस्तीफे का प्रारूप तैयार किया। वो सम्राट के पद से इस्तीफा देने वाला था, लेकिन इसी समय
पेरिस में के एक व्यक्ति को उसने बुलाया सलाह के लिए। उस व्यक्ति ने उसके इस्तीफे को फाड़कर उसके सैनिक सुधारों को जारी रखने की सलाह दी। उस व्यक्ति का नाम था बिस्मार्क, जिसका आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण में काफ़ी प्रमुख योगदान रहा। आज इस क्लास में हम लोग उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि बिस्मार्क कौन था और उसने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार सहयोग दिया। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को हुआ। वो एक रूढ़िवादी परिवार से संबंधित था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सिविल सेवा में वो शामिल हुआ, लेकिन कुछ कारणों से उसको हटा दिया गया। 1851 में वो राजनीति में शामिल हुआ और 51 से 59 तक जर्मन डाइट का सदस्य रहा। इस दौरान उसने जो जर्मन संसद थी, संघ था और जर्मन ऑस्ट्रिया के जो संबंध थे उनको जानने का प्रयास किया अंदर तक। 1859 से 62 तक रूस में प्रशा का राजदूत रहा। 1862 में फ्रांस में प्रशा का राजदूत रहा। इस तरह से उसको विश्व की राजनीति को जानने का काफ़ी मौका मिला। 1862 में विलियम प्रथम ने उसे प्रशा का चांसलर नियुक्त किया। बिस्मार्क भी प्रशा की अध्यक्षता में जर्मनी के एकीकरण का कट्टर समर्थक था। उसने प्रशा की संसद में 1862 में अपने भाषण के माध्यम से जर्मनी के एकीकरण का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी मांग रखी कि जर्मनी की समस्या का समाधान संसदीय आदेशों के माध्यम से नहीं हो सकता, यह तो केवल लौह और रक्त के माध्यम से संभव है। इसलिए बिस्मार्क ने आगे चलकर जर्मनी का एकीकरण करने के लिए एक नई नीति अपनाई, जिसे लौह और रक्त की नीति कहा जाता है, जिसमें उसने जर्मनी का एकीकरण इस नीति के आधार पर किया। इस नीति के 2 मुख्य आधार थे। पहला, प्रशा के पास सर्वोच्च सैनिक क्षमता का होना और दूसरा था अंतर्राष्ट्रीय युद्धों को किसी भी तरह से टालना। प्रारंभ में बिस्मार्क ने क्या किया, जब अपनी नीतियों का संचालन किया तो उसने जितने भी उदारवादी नेता थे संसद में उनको अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन जब वो भी सफल नहीं हुआ तो उसने विलियम प्रथम ने जो सैनिक सुधार किए थे उनको जारी रखने का फैसला किया। 1863 में क्या हुआ बच्चों, पोलैंड में एक विद्रोह हुआ जिसमें बिस्मार्क ने रूस को सैनिक सहयोग का प्रस्ताव रखा। अब ऐसा क्यों करा उसने, क्योंकि वह रूस को अपने पक्ष में करना चाहता था, रूस की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। तो इस तरह से सहयोग भेजकर उसने विश्व राजनीति के एक प्रमुख देश रूस की सहानुभूति प्राप्त कर ली। अब धीरे धीरे प्रशा सैनिक शक्ति को अपनी बढ़ा रहा था, तो वो सैनिक शक्ति के रूप में उभरने लगा, जिससे ऑस्ट्रिया को चिंता हो गई कि अरे प्रशा किस तरह से अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ा रहा है। तो ऑस्ट्रिया के सम्राट फ्रांसिस जोसेफ ने गेस्टिन नामक स्थान पर विलियम प्रथम से मिलने के लिए बात कही और जर्मन संघ में सुधारों के लिए एक सम्मेलन बुलाने का उसके सामने प्रस्ताव रखा। 1864 में फ्रैंकफर्ट में एक सम्मेलन हुआ, पर बिस्मार्क के कहने पर प्रशा का सम्राट उस सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ। इस वजह से यह सम्मेलन असफल रहा। अब हम आगे चलकर ये पढ़ेंगे कि बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण करने के लिए किस किस प्रकार की कूटनीति अपनाई, किस प्रकार विदेशी शक्तियों का सहयोग प्राप्त किया और ज़रूरत पड़ने पर किन देशों पर आक्रमण किया, किन देशों का सहयोग प्राप्त किया, किन देशों के साथ समझौता किया, वो हम आप आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।